everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज हमारा फर्स्ट वीडियो है या आप कह सकते हो फर्स्ट लेक्चर है जिसपे मैं डिस्कस करने वाली हूँ इनकम टैक्स बेसिक्स के ऊपर. इनकम टैक्स सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है और इसके बाद हम इनकम टैक्स के ऊपर रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे. ये टॉपिक या ये वीडियो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही बेसिक रहेगी. जस्ट एक इंट्रोडक्शन रहेगा इनकम टैक्स के बारे में. इन डिटेल टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो फ्यूचर वीडियोस में कवर किए जाएंगे. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले कवर होगा इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, उसके बाद कंपोनेंट्स जो इनकम टैक्स के हैं वो, डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, और एक बेसिक कंप्यूटेशन फॉर्मेट की इनकम टैक्स की एक छोटी सी कंप्यूटेशन किस तरीके से बनाई जाती है. सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है कि एक्चुअली में इनकम टैक्स है क्या. इनकम टैक्स एक टैक्स है जो चार्ज किया जाता है आपकी कमाई हुई इनकम पर, और इंडिया में ये एक डायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स है जिसको गवर्नमेंट इम्पोज करता है इंडिविजुअल्स या एंटिटीज के ऊपर. इनकम टैक्स डायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम अर्न, यानी कि आपने जो कमाया है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है. क्योंकि अभी जो हमने ये डेफिनेशन देखी है और इस डेफिनेशन के हिसाब से ये एक डायरेक्ट टैक्स है, तो इट मीन्स इसके साथ इंडिया में कोई तो एक टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट भी है. हम डिफरेंस समझेंगे डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स से. जो डायरेक्ट टैक्स होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में एक एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है एम्प्लॉई को. अब इस केस में जो एम्प्लॉय है, आपको इमेजिन करना है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, उसको क्या मिल रही है, इनकम. उसने कोई काम किया, कोई सर्विस रेंडर की जिसकी वजह से उसके लिए इनकम जनरेट हुई. अब उस इनकम पे लेट सपोज मान लेते हैं उसकी सैलरी है पूरे साल की 10 लाख रुपए. अब इस 10 लाख रुपए पे जब वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एक इनकम जनरेटर, एक एसएससी की पॉकेट से गवर्नमेंट को जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन है जो लैपटॉप परचेज करने आया है एक शोरूम से. अब शोरूम से लैपटॉप परचेज करते टाइम वो खुद से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, वो पेमेंट करेगा टू द शॉपकीपर या शोरूम पर्सन, और वो शोरूम पर्सन जो है कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट किसको करेगा, गवर्नमेंट को. तो टैक्स कलेक्टेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम द कस्टमर एंड पेड टू द गवर्नमेंट. तो टैक्स पेयर कौन होगा इस केस में, द शोरूम पर्सन. कस्टमर कौन है, जो लैपटॉप खरीदने आया, और पेमेंट किसको हो रही है, गवर्नमेंट को. तो लेट सपोज अगर लैपटॉप का प्राइस 50,000 रुपए था और उस पर कुछ जीएसटी था जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है 9,000. तो टोटल वैल्यू लैपटॉप की कितनी हो गई, 59,000. शोरूम पर्सन की पॉकेट में कितने गए, 50,000. 9,000 किसको गए, गवर्नमेंट को, और कस्टमर की पॉकेट से कितने निकल गए, 59,000. तो एक बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. अब हम समझेंगे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में फर्क क्या है. इनकम टैक्स जो होता है ना वो जनरली इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर लेवी किया जाता है, तब वो कहलाता है इनकम टैक्स. और कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनीज की इनकम के ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टीचिंग में इसमें बिलीव नहीं कर रही, बट क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक सीख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स लॉ कैसे बना और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं. आइडियली जो इनकम टैक्स है वो अपने एक बेयर एक्ट यानी कि जो का तो जैसा एक्ट लिखा गया वैसे का वैसा आपको प्रेजेंट किया गया, उसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. ये आया है, बोला जाता है इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961, जबकि इन फोर्स हुआ था ये 1 जुलाई 1962, 1 अप्रैल 1962 से.
तब से ये एग्जैक्ट एक्ट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड कंपोनेंट है फाइनेंस बिल। जैसे कि आप हर साल जानते हो बजट आता है फरवरी में और बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट टॉपिक भी रहता है मीडिया में उस टाइम पे। तो वो जो फाइनेंस बिल होता है वो एक जरिया है इनकम टैक्स के ओरिजिनल एक्ट में कोई भी अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो वो फाइनेंस बिल के थ्रू की जाती है, जिसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी के साथ उसको एक्ट में अमेंड किया जाता है एनुअल बेसिस पे। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट रहता है इनकम टैक्स का वो है इनकम टैक्स रूल्स। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स को गवर्न करता है तो उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है सीबीडीटी के पास, वो इनकम टैक्स में रूल्स के तहत इसमें चेंजेस कर पाते हैं। फोर्थ कंपोनेंट रहता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, मान लेते हैं उसमें कोई सेक्शन है, उस सेक्शन को रीड करने के बाद दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। एक है इंटरप्रिटेशन ए, एक है इंटरप्रिटेशन बी। अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मतलब डिपार्टमेंट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और टैक्स पेयर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो इस टाइम की कंफ्यूजन्स को ज़्यादा क्रिएट ना हो तो जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी भी सेक्शन या किसी भी रूल के ऊपर निकाल सकता है एज अ क्लैरिफिकेशन कि इसको इस तरीके से आपको मानना है, और ये ऑफिसर्स के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी मान्य रहते हैं। लास्ट जो कंपोनेंट रहता है वो रहते हैं लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स। अब मान लेते हैं कोई भी केस लॉ या कोई भी केस अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, अब वहां पे जो डिसीजन आया या वो हाई कोर्ट तक चला गया, तो वो लीगल डिसीजंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनकम टैक्स में, राइट। अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में जो हम आज समझेंगे वो है एक असेसी, who is a person, financial year का concept, assessment year, income, deductions and exemptions। सबसे पहले देखेंगे हम असेसी क्या होता है। असेसी वो पर्सन होता है जिसके थ्रू कोई सम पे होना है इस एक्ट के अंदर। यानी कि अगर इनकम टैक्स में जिस भी इंसान ने कोई पैसे पे करने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को, वो कहलाता है असेसी। आसान भाषा में असेसी वो होता है जब भी कोई टैक्सेबल इनकम होती है या लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज हो जाए या फिर किसी भी वजह से उसको अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ जाती है इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो क्या पर्सन कहलाता है, असेसी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है पर्सन। अब पर्सन में इसमें इस एक्ट में 7 टाइप की कैटेगरीज हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से एग्जाम्पल मिस्टर सौरभ, या कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान, वो आप भी हो सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप फर्म, जब दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उस टाइम पे वो पार्टनरशिप के तहत काम करते हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। उसमें कौन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मिसेस वी.एन. एसोसिएट्स, राइट। इसके अलावा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसको शॉर्ट में HUF भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर कल्याण है, वो कर्ता ऑफ द फैमिली है और उन्होंने अपने नाम पे एक HUF रन करते हैं जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। फोर्थ जो है वो है कंपनीज। कंपनीज जिन पे वैसे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, फॉर एग्जाम्पल DLF प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है AOP BOI, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जब कोई म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये लोग कंबाइन होते हैं तो वो कहलाते हैं AOP या BOI। फॉर एग्जाम्पल विश्वास संघ, कोई लोग इक्वली मिले थे। नेक्स्ट जो है समझने के लिए वो है हमारे पास लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी इंडिया की अगर बात करूं, लाइक MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गई या फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई BMC, तो लोकल अथॉरिटी भी कवर्ड है। लास्ट है कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी, इट कैन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इलेक्टेड है वो भी पर्सन के अंदर कवर्ड होते हैं।
नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपके इनकम टैक्स में पूरे टाइम बहुत रेलेवेंट रहता है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर का। वैसे देखा जाए, अगर इंडिया से बाहर की बात करी जाए तो कैलेंडर ईयर को जनरली फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंडिंग ऑन 31st ऑफ दिसंबर। इंडिया की बात करी जाए तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च का, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल of a year and ending on 31st March of the next year, right? तो हमारे इस केस में मैंने एग्जाम्पल लिए, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, राइट? इस फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न करी है, द ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम, अब ये पूरा वो साल है जिस साल आपने मेहनत करी और पैसे कमाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं अगर 2021 था, तो इसका जो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर होता है जिसमें आप अपनी कमी हुई इनकम के पैसे पे करते हो, जिस साल में आपकी इनकम आइडली असेस होती है, वो कहलाई जाती है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज द सक्सीडिंग ईयर, इसमें कोई भी गैप नहीं होता। जैसे अगर 2021 है तो बिल्कुल असेसमेंट ईयर उसका बिल्कुल नेक्स्ट इमीडिएट ईयर होगा 21-22। अगर 21-22 फाइनेंशियल ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2022 और 23। So assessment year is always the succeeding year in which you file your previous year इनकम टैक्स रिटर्न। तो प्रीवियस ईयर ये था, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो कमाया आप असेस करके पेमेंट कर रहे हो टू द गवर्नमेंट 21-22 में। अब हमें समझना है कि इनकम क्या होती है। देखो, वैसे तो इनकम की डेफिनेशन अगर बिल्कुल एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो वो बहुत ही बड़ी है और उसमें बहुत से क्लॉजेस जो है वो कवर किए जाते हैं। आसान भाषा में इनकम जो इन 5 हेड से आप कमाते हो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। इसको टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है क्योंकि इस इनकम पे आपका टैक्स जो है वो लेवी किया जाता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आपने सैलरी से, आप जॉब पे हो, पेरोल पे हो और आपके एम्प्लॉयर ने आपको आपने जो काम किया उसके ऊपर दी है सैलरी। सेकेंड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर हो, कोई भी टाइप का आप बिजनेस करते हो, या फिर आप एक सीए हो, सीएस हो, डॉक्टर हो, एलएलबी हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, तो वो किस में टैक्स होती है? इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास कोई घर पड़ा है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो वहां से जो इनकम आती है वो क्या कहलाती है? रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपके पास कोई कैपिटल नेचर का एसेट है और उसको आपने बेच दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उस पर आपने कमा लिया कैपिटल गेन, तो वो कहाँ पे असेस होगी? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी आपने बेच दी या फिर आपने कोई ज्वेलरी थी वो बेच दी, तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर हो गई और उसको आपने बेच दिया और उसमें आपने कमाया प्रॉफिट या लॉस, जो भी केस है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इन चारों में ना आए फिर भी आपने कमाया है तो वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक आपका एफडी पे इंटरेस्ट आया है या सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आया है, तो वो कौन से हेड में असेस करते हैं हम? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इन पांचों की इनकम को अगर हम टोटल करते हैं तो वो कहलाई जाती है टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, नाम बहुत सुना होगा आपने, सेक्शन 80C का, 80D का, 80TTA का भी सुना होगा। तो ये सब जो भी इनकम आप कमाते हो उसमें से अगर आप कुछ इन टाइप की डिडक्शंस क्लेम करते हो, यानी कि वो खर्चा या वो एक्सपेंस जो आपके टैक्स लाइबिलिटी को कम करे, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी 5 हेड्स की टैक्सेबल इनकम आई उनमें से जिसको आप डिडक्ट कर पाओ वो कहलाती है डिडक्शन। जनरली इनकम टैक्स में वो चैप्टर 6A के नाम से जानी जाती है और उसमें मोस्टली जो आपके ये फेवरेट सेक्शंस हैं जिनके बारे में बहुत सुनते होंगे आप लोग, वो इसमें कवर होते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है पर्टिकुलर सेक्शन वाइज मैं अभी इन फ्यूचर लाऊंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशंस वो इनकम होती है जो जिस पे आप टैक्स नहीं लगाते हो या वो टोटल इनकम का आपके पार्ट नहीं बनती, ये कवर होती है अंडर सेक्शन 10। एक चीज समझना, डिडक्शन जो है वो आपकी टोटल इनकम से ज्यादा हो सकती है,
पर एग्जेम्पशंस जो है वो आपकी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने इनकम करी उसी में से कोई पार्ट तो आपका एग्जेम्प्ट है, तो वो आपकी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। अब जो हमें समझना है वो एक छोटी बेसिक कॉम्प्यूटेशन है। देखो वैसे तो ये कॉम्प्यूटेशन बहुत बड़ी है और रियल में इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स के ऊपर बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो हम बाद में इन डिटेल सीखेंगे। यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हम 5 हेड्स को जोड़ दें तो बन जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से अपनी डिडक्शंस माइनस कर दें चैप्टर 6 की तो आ जाती है नेट टोटल इनकम, उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स रहेंगे, टैक्स रेट्स पे भी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी, तो जो भी कोई अगर सरचार्ज है सेस से आप लगा देते हो तो आपके टैक्स आ जाता है, और अगर कोई टीडीएस की डिडक्शन होनी होती है या कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो वो डिडक्ट होता है। मोटा मोटा एक बेसिक कॉम्प्यूटेशन जस्ट आपको इंट्रोडक्शन लेवल में समझाने के लिए मैंने ये रखी है। आज का जो वीडियो में टॉपिक मैंने कवर किया है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcov.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस के रिगार्डिंग मेरी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। You can also follow Voxcov Academy on Facebook, Twitter and LinkedIn. Please subscribe to my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो स्क्रीन पे नीचे दिया हुआ नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप करने के लिए, तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम। I'll be there to help you out. Thank you very much. Have a good day.